सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने के लिए हुकूमती कोशिशें सबके सामने हैं। 1 से 1.5 साल पहले तक पाकिस्तान के सर पर डिफ़ॉल्ट का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन हुकूमती माशी पॉलिसीज़ के नतीजे में मईशत राइट ट्रैक पर आ रही है, ये परसेप्शन भी पाया जा रहा है। गैर मुल्की सरबराहान भी यहाँ विज़िट कर रहे हैं और पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट के लिए दिलचस्पी ले रहे हैं। इन दिनों यूएई के सदर पाकिस्तान में मौजूद हैं और उन्होंने पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी का इंदिया भी दे दिया है, विच इज़ गुड। जबकि हम ये देख रहे हैं कि उड़ान पाकिस्तान मंसूबे से भी अवाम समेत कारोबारी शख्सियात, सनतकारों को भी बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। अगर हम टेक्सटाइल मिल्स की बात करें तो मुल्क की टेक्सटाइल बरामदात में 10% इजाफा देखा गया है। करंट फिस्कल ईयर के फर्स्ट हाफ में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मजमूई तौर पर 9.09 अरब डॉलर रही, जो 2023-24 के इसी अरसे के दौरान 8.29 अरब डॉलर्स थी। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जुलाई 2024 में टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में इब्तदाई तौर पर 3% कमी देखी गई थी, लेकिन इसके बाद बेहतरी देखी गई। टेक्सटाइल बरामदात में अगस्त में 13%, सितंबर में 18%, अक्टूबर में 13%, नवंबर में 11% और दिसंबर में 6% इजाफा हुआ। माली साल 25 के फर्स्ट हाफ के दौरान बरामदात में माली साल 2024 के पहले 6 माह के मुकाबले में 10% इजाफा हुआ। दूसरी जानिब इंडस्ट्रीज़ ही के हवाले से एक और अहम खबर छोटी सनतों के हवाले से सामने आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुल्क में जो छोटी सनतें हैं उनकी तरक्की के लिए बैनुल-अक़वामी माहिरीन की खिदमात हासिल करने के अमल का आगाज़ कर दिया गया है, जिस पर वज़ीर आज़म का ये कहना है कि पाकिस्तानी सनतों को सप्लाई चेन का हिस्सा इस हवाले से कहा जा रहा है कि भरपूर इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। हुकूमत छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को सहूलियात फराहम करने के हवाले से हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। इस हवाले से बात करने के लिए मैं गेस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। एहतशामुल हक साहब मौजूद हैं और साथ साथ मियाँ जाहिद हुसैन साहब जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। बेहद शुक्रिया दोनों गेस्ट का। जाहिद साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आ रहे हैं। ये जो अभी हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म का जो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम है, इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हम प्लान देख रहे हैं इनका, इसमें सबसे ज़्यादा बात जो की गई है, जो सबसे बड़ा हदफ तय किया गया है, वो एक्सपोर्ट्स का है। मौजूदा अगर हम देखें तो इस वक्त $30 बिलियन की जो एक्सपोर्ट्स हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जी $60 बिलियन का इन्होंने टारगेट अचीव करना है विदिन 5 ईयर्स। अब आप ये जो अभी सारे हालात हैं, इन्वायरमेंट देख रहे हैं आप, क्योंकि पिछले दिनों कई खबरें भी आई, कई इंडस्ट्रीज भी हैं जो कह रही थी कि यहाँ के जो मामलात हैं, इन्वायरमेंट है इस वक्त, उसकी वजह से वो बंद भी हुई थी। तो सनतों की फ़रोग के लिए ये जो टारगेट सेट किया गया है, एक्सपोर्ट्स ने ही ये सनतें ही ये जनरेट करके देंगी एक्सपोर्ट्स का जो हदफ, किस तरह से हो पाएगा ये? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जो प्राइम मिनिस्टर ने जो ऐलान किया है 5 ईयर प्रोग्राम है ये उड़ान पाकिस्तान के नाम से, मैं इसको वेलकम करता हूँ और समझता हूँ कि बड़ा अच्छा प्लान है। और इससे ये जो इन्होंने 5 E's इसमें बताए हैं, तो इससे ओवरऑल जो बिजनेस कम्युनिटी है, अवामुल नास है, उनका एक कॉन्फिडेंस बुलंद हुआ है। पहले ये था कि हम 1.5-2 साल पहले तो हम ये कह रहे थे कि पाकिस्तान शायद अल्लाह ना करे कि डिफॉल्ट कर जाए। सुबह शाम ये खबरें आती थी कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला है, लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया और SIFC और हमारी तमाम ये जो टीम है हुकूमती, इन्होंने मिलजुल के इसके ऊपर काम किया और उसके नतीजे में डिफॉल्ट का खतरा भी खत्म हो गया। और 38% जो उसमें हमारी इन्फ्लेशन थी और बहुत सारी चीज़ें थी, तो हम सब जानते हैं, तो वो मामला सारे ख़त्म हुए और उसके बाद पाकिस्तान जो है अब इस पोजीशन में आ गया है कि पाकिस्तान आगे एडवांसमेंट करने के लिए प्लान बना रहा है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो उसमें $60 बिलियन की एक्सपोर्ट्स का उन्होंने 2029 तक का टारगेट रखा है। हमने FPCCI यानी फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी इसके ऊपर स्टडी की है और हम समझते हैं कि पाकिस्तान का जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो $100 बिलियन है। तो प्राइम मिनिस्टर ने तो फिर भी उसमें निस्बतन थोड़ा कम रखा है, और लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है या ग्रोथ है या जिस तरीके से हम काम करना चाहिए हमें, तो हमें $100 बिलियन की एक्सपोर्ट पे जाना चाहिए। लेकिन अगर हम $60 बिलियन की भी अगर हम बात करते हैं तो ये बिल्कुल दिस इज क्वाइट अचीवेबल, और हमें इसको बहुत अरसा पहले ये $60 बिलियन पे पहुंच जाना चाहिए था, क्योंकि दूसरी जो कौमें जो हमारे साथ ही आज़ाद हुई थी या हमसे बाद आज़ाद हुई थी वो हमसे आगे निकल गई।
अभी हम वियतनाम की भी अगर हम बात करें तो वो भी हमसे बहुत आगे निकल चुका है। बिल्कुल। तो जहाँ हमारा ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि हमारी तमाम चीज़ें अवेलेबल है, और हम इंशाल्लाह अगर हमें बिजली और यानी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो होती है, अगर हमें बिजली अगर सही प्राइस पे मिले, सही प्राइस से मुराद ये है कि जो रीजनल प्राइसेस हैं, और 9 सेंट के ऊपर अगर हमें बिजली मिलती रहती है, जो कि अभी एक आध महीने में हमें ये इतला है कि उसमें 9 सेंट पे आ सर, ये जाएगी जो इस अब टारगेट गैस। अचीव करने के लिए हुकूमत को करना क्या होगा, क्योंकि हमने देखा कि कोई टेंजिबल रोड मैप नहीं दिया गया, प्लान ऑफ एक्शन नहीं बताया गया इस प्लान में, ये जो उड़ान पाकिस्तान है। तो आप क्या जी समझते हैं? जी जी। मुझे इसका इल्म है, क्योंकि हुकूमत इसमें दिन रात कोशिश कर रही है। प्लान जो पीछे चल रही हैं चीज़ें, वो बिल्कुल हमारी नॉलेज में है। गवर्नमेंट प्लान ये कर रही है कि बिजली की कीमतें कम करे, जो कि एक आध महीने में कम हो जाएंगी, और बिजली की कीमत जो है 9 सेंट पे आ जाएगी। गवर्नमेंट इसमें काम कर रही है कि मार्कअप रिड्यूस किया जाए, और आपने देखा कि 22% से वो 13% पे आ गया, और अभी एक दो महीनों में इंशाल्लाह वो सिंगल डिजिट पे आ जाएगा। और इसी तरीके से फिर इसमें गैस की प्राइसेस है और गैस की अवेलेबिलिटी है। ये दो तीन चीजें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर कॉन्स्टेंटली अगर हमारे यहाँ काम होता रहता है, तो आप यकीन जानिए कि हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ इंडस्ट्री भी बढ़ सकती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, और हमारे यहाँ ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है वो इस वक्त इस तरफ है कि लोग इस समझते हैं कि अब पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन है। अच्छा, एक और चीज़ इसको भी देख लीजिएगा, ये जो डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब इकोनॉमिस्ट हैं, वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जी आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने ही ये टारगेट जो है वो अचीव करके देना है, उनका काम है अहदाफ हासिल करना, लेकिन वो उसमें सरमायाकारी से ही होगा। अब वो सरमायाकारी के हवाले से कह रहे हैं जी उसकी हालत ये है कि इस वक्त 25 सालों की कम तरीन सतह पर है, मौजूद है। आप अग्री करते हैं? जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखें, जब कॉन्ट्रैक्शन की पॉलिसी होती है, उस वक्त ये होता है कि इन्फ्लेशन होती है, और इन्फ्लेशन को कर्टेल करने के लिए मार्कअप के रेट ज़्यादा रखे जाते हैं, ताकि लोगों के पास सरप्लस मनी ना हो और वो मार्केट में जाके शॉपिंग ना करें। तो वो फालतू मनी जो है, एक्सेस मनी जो है, वो गवर्नमेंट इस तरीके से मार्केट से सक करती है। इसको कॉन्ट्रैक्शन की पॉलिसी भी कहा जाता है। तो उसके नतीजे में लोगों के पास पैसे नहीं होते कि वो फर्दर इन्वेस्ट करें। अब जब मार्कअप का रेट आप कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि लोगों के पास अब एक्सेस है। अच्छा, फिर आईएमएफ का प्रोग्राम आपको मिलने के नतीजे में अब गवर्नमेंट को जो बोरोइंग करनी होती थी यहाँ लोकल बैंकों से महंगे रेटों पे, अब गवर्नमेंट वो बोरोइंग नहीं कर रही, बल्कि वो इंटरनेशनल मार्केट से सस्ते रेट पे बोरोइंग कर रही है। उसके नतीजे में अब बैंकों के पास 3,100 अरब रुपए की लिक्विडिटी मौजूद है, जो वो इंडस्ट्री को करेंगे। तो इंडस्ट्री की अपनी लिक्विडिटी प्लस बैंक्स की लिक्विडिटी, ये सब मिला के अब ये इससे इंशाल्लाह इंडस्ट्री लगेगी। ठीक। और जो इंडस्ट्री ऑलरेडी मौजूद है, वो इंडस्ट्री अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करेगी, अपनी मॉडर्नाइजेशन करेगी, और इस तरह से जो आपने कहा कि जी क्या ये इंडस्ट्री टारगेट पूरा कर पाएगी, मैं ये समझता हूँ कि ये इंडस्ट्री बिल्कुल इंशाल्लाह ये टारगेट पूरा करेगी। और उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट के प्रॉब्लम्स हैं, वो भी इस वक्त बैंकों के पास 3,100 अरब रुपए की लिक्विडिटी मौजूद है। और इंशाल्लाह ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, जो किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी होते हैं या उसकी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो इंग्रेडिएंट्स इस वक्त हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है। एहतशाम साहब, हम देख रहे थे मुख्तलिफ इस हवाले से जो इकोनॉमिस्ट हैं, माहिरीन हैं, वो भी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं ये जो टारगेट्स हमने सेट किए हैं, अभी जो हमारी सिचुएशन है उससे काफ़ी बढ़ चढ़ कर किए गए हैं। ख़ास तौर पे अगर हम शरह नमू की बात करें तो इस साल मुश्किल से 1% हासिल हो चुकी थी, तो 2.5 से 6 तक जाना, जो जीडीपी की ग्रोथ है, रेशो है, उसको लेकर जाना, ये कितना मुश्किल होगा। और दूसरी चीज़ यही, आईएमएफ के जो शॉर्ट टर्म प्लान्स थे या शॉर्ट टर्म टारगेट से हम उसको अचीव नहीं कर पाए। मसलन कि जो टैक्स के हवाले से अगर हम बात कर लें, तो ये जो बड़े बड़े टारगेट सेट किए हैं, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत के लिए इन हालात में? देखिए, हम ना बुनियादी तौर पे तो जो मुझे बात समझ आती है वो ये है कि, और मेरा ख़्याल है बड़े हुकूमत के मुखालफिन भी और क्रिटिक्स भी जो है ना, वो जेन्युइन जो है वो इस बात को मान भी रहे हैं कि जी अब बड़ी हद तक माशी मैदान से मस्बत ख़बरें आना शुरू हो गई हैं और सिलसिला थोड़ा सा बेहतर हुआ है। और अगर ये गैर यकीनी कि थोड़े तैयार और इस्तेकाम, सियासी इस्तेकाम में अगर बेहतरी आती है, तो मेरा ख्याल है ये डूएबल है। अब सवाल जो आप कर रही हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेंजेबल इनटेंजेबल की बात है इस वक्त। लेकिन सिर्फ अगर हम एक्सपोर्ट को अगर आप ले लें हम ना, और सरमायाकारी को ले लें, पहली तो बात यह है कि जो सरमायाकारी का मामला इतना ख़राब हो चुका था ना, वो बड़ी हद तक बेहतर हुआ है। स्टेट बैंक के फिगर बता रहे हैं कि पहले मौजूदा सरमाई के 3 माह में 771
यानी $771 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है और $700 मिलियन की एक चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट और आ रही है इसमें। तो उस लिहाज से तो ख़बरें हैं कि एक परसेप्शन में तब्दीली आई है। दूसरा मेरा ख्याल है जो मुझे बड़ी खबर मुझे लगती है जो मेरे पास मैं आपको बताऊं वो ये है कि वर्ल्ड बैंक ने आमना एक मुद्दत के बाद पहली दफ़ा ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान में तजर्बा करने जा रहे हैं। उन्होंने फ़ैसला किया कि पाकिस्तान को अगले 10 सालों में $20 बिलियन कर दिया जाएगा। ज़ाहिर है ऐसे तो नहीं देंगे, और उसका बुनियादी मकसद ये है कि ये पैसा तो कहते हैं पहला तजर्बा पाकिस्तान में करेंगे। 14 जनवरी को इसकी बाकायदा मंजूरी इनका बोर्ड देगा कि ये फ़लाह पे, अवामी फ़लाह पे और जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं उनको बेहतर करने के हवाले से ये मदद दी जाएगी। तो मेरा ख्याल है इस वक्त आमना ज़रूरत जो है ना, अगर हम सरमायाकारी को देखें तो परसेप्शन बेहतर हो रहा है। IT के मैदान में बड़ा नुकसान हुआ, $2.25 बिलियन पिछले साल हमें नुकसान हुआ। उसकी वजह है कि IT की कंपनियाँ जो हैं वो दुबई और वियतनाम चली गई हैं, अभी भी जा रही हैं। अब उसको इंटरनेट को ठीक करने की ज़रूरत है। एक दूसरी बात है आमना एक्सपोर्ट्स की जो बात है ना, डेफिनेटली पोटेंशियल है, सब कुछ है, लेकिन देखें साथ साथ 130 स्पिनिंग यूनिट भी हमारे टेक्सटाइल के बंद हो चुके हैं। अभी एक्सपोर्टर्स को आप देख लें, उनको जेन्युइन जो फैसिलिटीज़ देने की ज़रूरत है, उनके 280 अरब रुपये के सेल टैक्स के रिफंड रुके हुए हैं, वो उनको देने की जाए। अभी बात हो रही थी बिजली की, देखें ना 12 रुपये का यूनिट सोलराइजेशन अब जो जिस तरह बड़ा कहा जा रहा होगी, तो 12 रुपये का ये यूनिट है, उसके मुकाबले में आप देख लें IPP का 80 रुपये का पर यूनिट पे बिजली दी जा रही है। और इंडस्ट्री को ख़ास तौर पे जो कहते हैं सस्ती और जिसको कहते हैं अनइंटरप्टेड गैस और बिजली मिलनी चाहिए, तब बात बनेगी। एक ये करना। दूसरा हमने जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के हवाले से इंडस्ट्री जब तक नई नहीं लगेगी, देखना एक्सपोर्टेबल सरप्लस हमारे पास नहीं है इस वक्त। हमने वैल्यू एडिशन भी नहीं की, रोज़ाना हम सुनते हैं, ना ही डाइवर्सिफाई किया अपनी एक्सपोर्ट को। ये अगर हमारी हो जाती हैं, अभी एक्सपोर्ट अपनी देखें, हम एक ज़माने में हमारी 15 से 16 मिलियन बेल्स हम पैदा करते थे कॉटन की, और वो गिरते गिरते 6-7 मिलियन बेल रह गई हैं। और हम इंपोर्ट करते हैं एक अपना कॉटन को और फिर उसके बाद कुछ चीज़ें बनाते हैं। तो मेरा ख्याल है जहाँ तक पैटर्नेज की ज़रूरत है, हुकूमत की तरफ से पैटर्नेज तो है, इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो कदगने हैं, जो ज़मीन पे हम कहते हैं ना, ज़मीनी हक़ाइक़ बताते हैं कि मुश्किलात जो बिज़नेसमैन की है ना, वो जिस तरह दूर होनी चाहिए वो होनी चाहिए। और फिर एक जिसको कहते हैं छत के नीचे, जिस तरह दुबई में होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, आज भी हम देख लें आमना कि उनके लिए परेशानी है आके ज़मीन लेनी। अब मुख्तलिफ जगहों पे जाके उन्होंने चीज़ों को क्लियर करवाना मुख्तलिफ इंडस्ट्री से, आज भी उनके लिए परेशानी है। $100 बिलियन तो कहते हैं हमारे अमेरिका में पाकिस्तानियों के पास पड़े हैं, उनको इंसेंटिव दे तो वो डेफिनेटली आएंगे। तो प्लान बहुत अच्छा है, डुएबल है। असल बात है कि जिस तरीके से हम ये चाहते हैं कि लोगों में एतमाद बहाल हो सरमायाकारों का। दूसरा, हुकूमत की पॉलिसीज़ जो है ना वो आमना वो एक मसला रहता है, इनकंसिस्टेंसी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं मियाज़ हुसैन साहब बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट, ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। जिस तरह से वो बात करें कि जो ये उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम है ये गेम चेंजर ही होगा। देखिए आमना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखें ना, जब आप अपने आदाब मुकर्रर करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चले मैं उनका एक क्लोजिंग रिमार्क ले लेती हूँ, उसके बाद हम ब्रेक की जाने बढ़ेंगे। जाहिद साहब, अभी जाते जाते बस ये कहिएगा कि अभी ये जो सारी उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम है, इसके हवाले से जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इनको ऑन बोर्ड लिया गया, इस हवाले से जो प्लान ऑफ एक्शन है, रोड मैप है तैयार करने के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो SIFC का इदारा है, इसका काम ये है कि ये सारा दिन लोगों को बुला के उनसे कंसल्टेशन करते हैं, उनसे राय लेते हैं और उनसे मुशावरत करते हैं। हमारी FPCCI से मुशावरत करते हैं। हम उन्हें बहुत सारी चीज़ों में रिसर्च करके दे रहे हैं FPCCI के प्लेटफॉर्म से। हम उन्हें बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें हो गई हैं और फर्दर क्या करने की ज़रूरत है। तो बाकायदा वहाँ पे एक बड़े अच्छे तरीके से काम हो रहा है। और जो हम सजेशंस पहले भेजा करते थे वो रद्दी की टोकरी में जाती थी, मगर अब वो रद्दी की टोकरी में नहीं जाती। उसमें बाकायदा एक एंगेजमेंट का सिस्टम मौजूद है और उसके ऊपर काम हो रहा है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मुझे इस चीज़ की मालूमात है कि आने वाले दिनों में बिजली की कीमतें भी कम होंगी, मार्केट के जो रेट कम होने जा रहे थे ये भी हमारी मालूमात में था, मजीद कम होने जा रहे हैं ये भी हमारी मालूमात में है। तो इंशाल्लाह ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो अवेलेबिलिटी जिनकी रिक्वायर्ड है एक इंडस्ट्री चलाने के लिए, एक इकॉनमी चलाने के लिए, जो मसाइल हैं बेसिकली उन कोर इश्यूज पर काम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया मियाज़ हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, इत्तेशामुल हक साहब भी इस सेक्टर के साथ थे, दोनों का बेहद शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक और अहम स्टोरी उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। अब कुछ बात करते हैं कराची की, जहां इंटर के नताइज बोर्ड की अहलियत और शफाफियत पर सवालिया निशान बन गए हैं और इसी वजह से हाल ही में चेयरमैन का ओहदा संभालने वाले शरफ अली शाह ने नताइज पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का भी ऐलान कर दिया है।
हम अपने नाजरीन को ये बताते चलें कि इंटरमीडिएट साल अव्वल में प्री मेडिकल ग्रुप में 66% और प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में 74% तलबा फेल हुए, जिसने इन बच्चों का करियर दांव पर लगा दिया है। हालांकि ओहदे से हटाए गए चेयरमैन कराची इंटर बोर्ड अमीर हुसैन कादरी ने नताइज का दिफा करते हुए कहा था कि वो पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं कि ये रिजल्ट मेरिट के मुताबिक है, लेकिन सिंध हुकूमत ने नताइज के चंद दिन बाद साबिक चेयरमैन इंटर बोर्ड को बगैर इजाज़त बैरून मुल्क जाने पर ओहदे से हटा दिया और उनकी जगह चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड को इंटर बोर्ड का इजाफी चार्ज दे दिया है। जबकि इस तमाम सूरत हाल में MQM पाकिस्तान भी काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही है। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर फारूक सत्तार ये कह रहे हैं कि कराची के तलबा को कोटा सिस्टम की चक्की में पीसा जा रहा है, तालीमी बोर्ड के नताइज को ज़बरदस्ती कम किया जा रहा है। अब इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करते हैं। ये क्राइसिस है, इसका मुमकिन हल क्या ये जो कमेटी तश्कील दी गई है यही है, और इससे जब जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उस पर एक्शन भी होगा या नहीं होगा, क्या मामला है। शरफ अली शाह साहब चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए। सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि MD कैट के जो भी एग्ज़ाम्स हम देखते हैं ख़ास तौर पे सिंध बोर्ड में, वो बड़े कंट्रोवर्शियल नहीं है, उसकी कोई अच्छी तारीख नहीं रही। री एग्ज़ाम में हमेशा हमें जाना पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चे तो सफ़र करते ही करते हैं और साथ साथ पेरेंट्स भी इन ख्वारियों का सामना करते हैं। वंस एंड फॉर ऑल इसको हम फिक्स क्यों नहीं करते, और ये जो इस बार क्राइसिस हुआ है ये जिम्मेदारी किसके सर जाती है? एक बात कि ये क्राइसिस इतना बड़ा नहीं है जितना पोलिटिसाइज किया गया है। अब जो है हमने बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पर फैसिलिटेशन सेंटर कायम किया है। वहाँ पे बच्चों से गुजारिश की गई है कि आप अपने स्क्रूटनी फॉर्म भरें जिस पेपर पे उन्हें शक है कि मार्क्स कम आए। हमने सीनियर प्रोफेसर्स पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाई है, वेल रिप्यूटेड सीनियर प्रोफेसर्स ऑफ कराची कॉलेजेस। वो कमेटी जो है इस बात का जायज़ा ले रही है। उसके अलावा सीनियर प्रोफेसर्स बैठे, जितनी स्क्रूटनी फॉर्म जमा हो रहे हैं उनको रीएवेल्यूएट किया जा रहा है। ठीक है, पेपर जब चेक होता है तो एक एग्जामिनर होता है, फिर डिप्टी हेड एग्जामिनर होता है, उसके ऊपर हेड एग्जामिनर होता है। 3 बंदे पेपर चेक करते हैं, उसके बाद जो है वो रिज़ल्ट कंपाइल होता है फाइनल। तो इस तरह से जो है वो जब 3 प्रोफेसर मुतमिन होते हैं एग्जामिनर की, तब उसकी जो टेबुलेशन होती है और जो है वो मार्क्स जो है उसके कैलकुलेट किए जाते हैं। अब जाहिर है अगर जो है बच्चे आजकल के फर्स्ट ईयर की जो इशू बनता है, फर्स्ट ईयर के बच्चे जब स्कूल में 10th क्लास में होते हैं तो एक डिसिप्लिन के साथ स्कूल अटेंड करते हैं। जब फर्स्ट ईयर में पहुंचते हैं तो वो बेरहार भी समझते हैं कि हम आज़ाद हैं, और वो जो है क्लास अटेंड नहीं करते और पढ़ाई पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते जितनी उनकी मैट्रिक में होती है। उसके बाद जब रिज़ल्ट सही नहीं आता है, और उसके बाद वही बच्चे जब इंटर में आप होते हैं, जब वो एक दफ़ा फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट से देखते हैं तो वो जो है बाद में ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं और उसका रिजल्ट इंटर में बेहतर होता है। लेकिन सर ये प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो बच्चे 87% मार्क्स जो हैं ऑब्टेन कर पाए मैट्रिक के रिजल्ट में, वो यहाँ पे हमें कंप्लेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनकी सप्ली आई है इंटरमीडिएट के साल अव्वल में। तो ये प्रोबेबिलिटी तो बड़ी अजीब सी दिखाई दे रही है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि जिन्होंने 87% या मोर देन 87% सिक्योर किए थे उनकी सप्लीज आ रही हैं। तो ये तनाज़ा ऐसे तो नहीं उठा। आप क्या समझ रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर जाती है? मैट्रिक के स्टैंडर्ड और इंटरमीडिएट के स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैट्रिक में बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में इंटर पास और BA पास BSc ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ाते हैं। उनका विजन, उनका एक्सपोजर बहुत कम होता है। जब बच्चे कॉलेज में आते हैं तो कॉलेज टीचर वेल क्वालिफाइड होते हैं, MSc MSc MPhil PhD लोग होते हैं। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी अटेंड की होती है, उनको सेंट्रल लाइब्रेरी का पता होता है, उनको जो है बुक बैंक का पता होता है, उनको लाइब्रेरी का पता होता है, और वो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ के वहाँ पे पहुँचते हैं तो उनको जो विजन ब्रॉडर होता है, उनको पता होता है कि असल चीज़ क्या है और नकल चीज़ क्या है। तो उनकी असेसमेंट जो है वो ज़्यादा जो है वो रिफाइंड होती है, या आप कहते हैं कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। तो इसलिए मैट्रिक को के स्टैंडर्ड को आप इंटरमीडिएट के स्टैंडर्ड से मिला नहीं सकते। मतलब है मैट्रिक के स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाए, क्योंकि वहाँ पे आप कह रहे हैं कि जी वो 87% अगर सिक्योर करें, लेकिन बेसिकली जब वो उसमें आते हैं इंटरमीडिएट में तो उनकी वो इंटरमीडिएट में जी हाँ, तो आप कमज़ोरी बेसिकली कहाँ समझ रहे हैं? उनका वो जो है कमज़ोरी जो है वो बच्चों की जो है वो ग्रूमिंग की कमज़ोरी है। बच्चे आते नहीं, क्लास होते नहीं कॉलेजेस में, और जो है वो लैब अटेंड करते नहीं। इस तरह से जो है बच्चे हर चीज़ को ईजी लेते हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि फर्स्ट ईयर में जब बच्चों को रिजल्ट मिलता है वो पता चलता है कि जब 12 रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ज़ाहिर है इदारे पर आएगी ना।
बच्चा सीरियसली ले या ना ले वो एक अलग इशू, लेकिन अगेन आपने जो तालीमी सिस्टम पे, बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है। अगर बच्चा अगर जो है पढ़ता नहीं है, एग्जाम अटेम्प्ट नहीं सही नहीं करता, तो बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है। तो बहरहाल अगर जिसको कोई, तो उसको रिड्रेसल के लिए हम बैठे हुए हैं। हमने जो इसीलिए जो है वो स्क्रूटनी की जो हमारी फ़ीस को 50% कम कर दिया है, ताकि बच्चे जो है इजीली यहाँ पे आ सके। लास्ट ईयर भी ये यूएन कराया हुआ था, जिसकी वजह से जो है वो हमने बच्चों को मुतमिन करने के लिए, अगर वहाँ पे जो है पूरी 1432 कंप्लेन आई थी हमारे पास इन राइटिंग, जबकि पूरे कराची को सर पर उठाया गया था कि बड़ा कोई इशू हो गया है, बच्चों के साथ बड़ा जुल्म हो गया है। और बच्चों को जब बुला के बिठा के दिखाया जाता है कि हमारी वही है कि जो है वो कॉम्पिटेंट सीनियर साथी की कमेटी जो फाइनल फैसला करती है। उठाया नहीं गया ये इशू है, तो इसलिए उठाया गया क्योंकि 66% आपके इशू नहीं है। प्री मेडिकल ग्रुप में बच्चे फेल हुए हैं, 74% फेल हुए हैं। और इन बच्चों के वालिदैन से भी बात की गई, बच्चों से भी बात की गई है। कापी दिखाएं तो फिजिक्स के पेपर में गाना लिख कर आते हैं, फिर कि जो है वो केमिस्ट्री के पेपर में जो है वो स्टोरी लिख कर आते हैं। वो समझते हैं कि हमने पेपर जो है भर दिए, पेजेस भर दिए, तो उसमें नंबर मिल जाएंगे। तो जो है क्योंकि स्कूल वाले हो सकता है नहीं देखते हो या उनका विजन नहीं हो, लेकिन कॉलेज वाले अब इस क्राइसिस से निपटने के लिए आपको लगता है कि जो इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है, इसके बाद ये क्राइसिस निमट जाएगा, मामले का यही हल है? जी हाँ, स्क्रूटनी कर रहे हैं उनको अच्छी तरह से एक दफ़ा, और जो अप्लाई कर रहा है, जो समझता है ग्रीवेंसेस हैं जिनके, तो अप्लाई करेगा। वो हमने 50% फीस भी कम कर दी है। उससे उनको हम रीअसेस कर रहे हैं, और जहाँ पे अगर हमें नज़र आई कोई कोताही, तो उस बंदे यहाँ जो प्रोफेसर की वैसे जो है वो एग्जामिनेशन में कॉलेज प्रोफेसर जो 19-20 ग्रेड के भी होते हैं, और उनकी जो है वो बाय लॉ उनकी जो है वो डिसीजन को चैलेंज नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद हम रीअसेस कर रहे हैं कि अगर किसी के साथ कोई कोताही, बड़ी नाइंसाफ़ी हुई, तो हम जो है उसको तज़ाला करेंगे। उसके बावजूद अगर बच्चे मुतमिन नहीं है तो हमारे पास आ सकते हैं, हम उसको कापी दिखाएंगे। वो तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज अभी तालीमी निज़ाम पर जो बातें कर रही हैं, ख़ास तौर पे जो कराची कोटा सिस्टम, कराचीआइट्स के साथ होने वाली ज़्यादती की बात कर रही हैं, ये आप कह रहे हैं कि ये बस इसको पोलिटिसाइज बेसिकली किया जा रहा है, वरना ये मामला नहीं है ऐसे पोलिटिसाइज किया जा रहा है। लास्ट ईयर का पूछे उन्हें, तो लास्ट ईयर भी यही था कि जो है वो बात जो है वो डिफ्यूज़ हो गई थी, क्योंकि जब जिसको कंप्लेंट होती है वो अगर जो है एड्रेस की जाए प्रॉपरली, तो जो है वो सारी चीज़ें टाइमली जो है वो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू सो मच शरफ अली शाह साहब, चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड सिंध। हम थे इस मामले पर बात करने के लिए। अभी जो हम देख रहे हैं जिसकी वजह से तलबा खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं, और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये पहली बार नहीं है, पहले भी ये मामला होते रहे हैं। 87% या उससे ज़्यादा सिक्योर करने वाले लोग वो इस बार कई सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो चुके हैं। तो ये एक हम देख रहे हैं कि अनयूजुअल ही है ये मामला, और इसको उसी तरह से देखा जाना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, दीगर अहम मौज़ूआत जिन पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आज तक भारत अपनी हठधर्मियों पर बड़ा फख्र करता हुआ दिखाई दिया। कश्मीर पर गासिबाना कब्जे की तो सारी दुनिया गवाह है, लेकिन इस बार मोदी सरकार को चीन के हाथों मुंह की खानी पड़ी है। चीन ने लद्दाख के अहम हिस्से अपने नाम कर लिए हैं और होतान प्रीफेक्चर में लद्दाख के कुछ हिस्से शामिल करके 2 नई काउंटियों के क़याम का ऐलान किया है। इस पेशरफ पर मोदी हुकूमत की चीखें निकल गई हैं। भारतीय वजारत ख़ारिजा ने जुमे को इस मामले पर बीजिंग के खिलाफ एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है, और ये पहला मौका है जब भारत और चाइना ने हिमालयाई सरहदी तनाज़े पर ओपनली एतराज़ किया। चीनी खबरसां इदारे के मुताबिक हियान काउंटी और हेकोंग काउंटी का क़याम चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और रियासती काउंसिल की मंजूरी के बाद किया गया है। हियान की काउंटी का सेट होंगलियो टाउनशिप है, जबकि हेकोंग काउंटी का सेट जिडोला टाउनशिप है। इन काउंटीज़ में अक्साई चिन के इलाके का एक बड़ा हिस्सा शामिल है, जिस पर भारत चाइना पर गैर कानूनी तौर पर कब्जे का इल्ज़ाम लगाता है। 2020 में लद्दाख में सरहदी कशीदगी के दौरान दोनों ममालिक की फ़ौजों के दरमियान झड़पों में कई भारतीय फ़ौजी भी हलाक हुए थे। अब ये जो नया तनाज़ा छिड़ा है, क्या खित्ते पे असरात हो सकते हैं, भारत का मुमकिन रिएक्शन क्या हो सकता है, और इसके साथ साथ ये मामले में क्या भारत को किन मुश्किलात का मज़ीद सामना करना पड़ सकता है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इस तनाज़े को आप किस हद तक बिगड़ता हुआ देख रहे हैं, और इंडिया के लिए
कितनी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं अगर जिस तरह से चाइना ने बड़ा कैलकुलेटेड ये स्टेप लिया है? जी हाँ, देखें, मेरा ख्याल में सेट बैक है, बड़ी सीरियस किस्म की सुबकी हुई है। और इस पे स्पेशली उस वक्त, अब दिसंबर पिछले साल मैं अजीत डोवल बीजिंग गए और वहाँ जाके उनके चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से मिले, फिर उनके वाइस प्रेसिडेंट से मिले। सो दैट वाज बड़ी बड़ी डेवलपमेंट थी। फिर 2 अक्टूबर में लास्ट ईयर इनके बॉर्डर एग्रीमेंट भी वहाँ पे उनकी हुई थी, तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी। लेकिन चाइनीज ने इसको, उन्होंने प्रेस्टीज की बात थी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी इज ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कहा था कि हम जो है लद्दाख में 1 इंच जमीन भी इंडिया को देने को तैयार नहीं है। और रिसेंट जो डेवलपमेंट्स आप देखें उसी की एक कड़ी है। और जिस तरीके से डिसीजन हुआ, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जो कमेटी है उन्होंने ये इनको परमिशन दी थी। सो दो जो नई काउंटीज बनी हैं, जो होतन कहते हैं, जिस तरह हम उर्दू में इसको खोतन कहते हैं, यारकन के पास ये इलाका है, तो उसके अंदर ये 2 नई काउंटीज बनी हैं। तो एक तो मेरे ख्याल में एक इंडिया को मैसेज ये किया है। अगर आपको याद हो कि जून 2020 में गलवान में जो कुछ इंडिया के साथ हुआ, जब चाइनीज ने अपने 5000 के करीब फोर्सेस को लैंड करवाया गलवान के आगे तमाम उन्होंने हाइट्स को कैप्चर की। और स्पेशली जब उसके बाद किया, जब वहां से इंडिया एक रोड डेवलप कर रहा था, डरबोक है साउथ में लद्दाख के साथ है, वहां से शियोक से दौलत बेग ओल्डी जा रहे थे, और जो एक किस्म के 255 किलोमीटर की रोड उन्होंने डेवलप की थी। और दैट वाज थ्रेटनिंग नॉट ओनली चाइना का अक्साई चंद को, और नॉर्थ में देखें सियाचिन है, फिर हमारा गिलगित बल्तिस्तान भी है। तो चाइनीज को इसको प्रीएम्प्ट किया और अपने फोर्सेस को लाके वहां पे बिठा दिया था। अब चाइनीज दे आर डोमिनेटिंग वो जो वहां पे वो रोड है वहां उस पे। और इसके अलावा देखें, मेरा ख्याल में फिर इसके बाद जून में एक वहां पे स्कफल या स्कर्मिश हुआ बिटवीन चाइनीज और इंडियन आर्मी की 16 जो बिहार रेजिमेंट थी, तो उनके 20 बंदे मार दिए थे चाइनीज ने, इंक्लूडिंग देयर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू। सो दैट वाज ए मैसेज। तो अभी भी जो डेवलपमेंट हुई है देखें तो वो एक किस्म के समझ ले सेट बैक है इंडिया के लिए। सेकेंडली देखें कि ये कहेगा मसूद साहब, इंडिया के लिए सेटबैक है, इस पे उन्होंने भारतीय वजारत खारजा ने जो एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है, ये अब मुमकिन तौर पर इंडिया का रिएक्शन क्या हो सकता है? देखें जी, इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता है। इंडिया देखें, जब गलवान वैली में जब चाइनीज गए तो आपको याद हो मोदी ने कई दफ़ा कहा मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में कि 1 इंच भी हमने ज़मीन नहीं दी है। यही उनके डिफेंस मिनिस्टर भी कहते रहे। अब ये एस्टेब्लिश हुआ, तमाम थिंक टैंक्स है, जर्नल्स उनके हैं, वो मानते हैं 2000 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया इन गलवान जो है वो चाइनीज के पास है। चाइनीज आके बैठे हुए हैं, चाइनीज ने वो कहा हम इसको वेकेट नहीं करेंगे सिंस लद्दाख बिलोंग्स टू अस। तो इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता है। इंडिया ने सुबह ये एक फॉर्मेलिटी पूरी की है एक प्रोटेस्ट लॉन्च करके, लेकिन इंडिया में इतना दम ही नहीं है कि वो चाइनीज के सामने वो करे, क्योंकि चाइनीज ने उनको गर्दन से पकड़ा हुआ है। यानी आप इस क्लैश को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख रहे, और इन केस अगर ये क्लैश बढ़ता है तो इसके पाकिस्तान पर और खित्ते पर क्या असरात हो सकते हैं? क्विकली। जी हाँ सर, थोड़ा सा मैं आपको पाकिस्तान का लिंक देता हूँ। देखिए, जो लद्दाख का एरिया है कि हिस्टोरिकली ये इलाके जो थे गिलगित बल्तिस्तान के ज़ेर असर रहे हैं। आर.सी. अरोड़ा ने अपनी किताब में लिखा कि लद्दाख के ऊपर गिलगित के दर्द और अस्तौर के दर्दों ने हुकूमत की है। और सिकंदर के एक बड़े मशहूर रूलर थे अली शेर खान अंचन, ये एरिया उनके एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आता था। और लद्दाख की उस वक्त बाद में ब्रिटिश के दौर में 3 तहसीलें थी, एक कारगिल, एक ले, तीसरी सिकंदर थी। फिर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का बड़ा क्लोज लिंक है विद पीपल ऑफ लद्दाख, लिंग्विस्टिकली और रिलीजियसली और कल्चरली ये एक है। स्पेशली जब हम बात करते हैं कारगिल और दराज की, आज लद्दाख के अंदर 46% मुस्लिम से और अबाउट 40% वहाँ पे जो हैं वो बुद्धिस्ट हैं। सो वहाँ से लिंक देखे, गिलगित बल्तिस्तान की जब लिबरेशन की आज़ादी जंग हुई तो गिलगित बल्तिस्तान की वो इर्रेगुलर फोर्सेस यहाँ आके उन्होंने सारे लद्दाख में
द्रास को भी कैप्चर किया था, कारगिल को भी कैप्चर किया था, एंड दे वर नॉकिंग द डोर्स ऑफ ले। सो वो एक लिंक बनता है। गिलगित बल्तिस्तान में देखे श्योक भी यहीं दलहक से पाकिस्तान में दाखिल होता है, सिकरदू में, और इंडस भी यहाँ से गुजरता है, फिर सियाचिन भी यहाँ पे है। तो पाकिस्तान के लिए एक इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, चाइनीज आगे आके बैठ गए हैं। सो दे आर थ्रेट कंट्रोलिंग नॉर्थ और ईस्ट को, और पाकिस्तान जो हमारे जो सियाचिन में हमारे ट्रूप्स बैठे हैं, वेस्ट में बैठे हुए हैं। अब इंडिया को ये भी खौफ है किसी मौके पे एक साइमल्टेनियस इन्वेलपमेंट, दोनों तरफ से हमला इंडिया पे या सियाचिन पे भी हो सकता है, तो उनको वो खौफ ज्यादा है। वेरी पर्टिनेंट, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान मौजूद थे इस पूरे मामले पर बात करने के लिए। एंड नाजरीन, अब जो हमारी अगली स्टोरी है जो कि हेल्थ से जुड़ी हुई है। हाँ, हम ये देख रहे हैं कि चाइना में 5 साल बाद एक बार फिर कोरोना फैलने जैसे मनाजिर हैं, और एक वायरस जो ज़ुकाम की तरह का है, तेज़ी से ये फैल रहा है। इंसानी मेटान्यूमोर वायरस, जिसे HMPV कहा जा रहा है, ये ज़ुकाम से मिलती जुलती अलामात ज़ाहिर कर रहा है, और इससे सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है वो बच्चों और बुज़ुर्गों या उन अफराद को है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। पाकिस्तान की बात करें तो कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में ये वायरस पहले ही मौजूद है, और 2015 से अब तक 21 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। बेसिकली ये वायरस है क्या, इससे बचाव कैसे मुमकिन है, प्रिकॉशनरी मेजर्स हमारे क्या होने चाहिए, इसी पर बात करने डॉक्टर सईद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, ये सबसे पहले तो इस वायरस के बारे में समझाइएगा। ये कहा जा रहा है कि ये इंडिया में भी तकरीबन 2 दिहाइयों से है, और इसके हवाले से कहा जाता है ख़ास तौर पे ये विंटर्स में आता है। अब जो आपका वायरल फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, उससे मिलता जुलता है। लेकिन हमारा सबसे बेसिक पहला सवाल ये होना चाहिए कि जिस तरह से हम मनाजिर देख रहे हैं चाइना में, जैसे कोविड वाले हम देख रहे थे, खौफ के साए थे, उसी तरह से वहाँ पे हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये इसकी वायरलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप समझते हैं कि ये कोविड जितना ख़तरनाक है? जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। इस अहम मौजू पे हम आज बात कर रहे हैं, और ये मीडिया के अहम रोल है कि जो अपनी आवाम को आगाह कर रही है इस तरह के मेडिकल इशू पे। ये वायरस, जिस तरह आपने ख़ुद तमहीद बांधी कि ये कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि ये पहले से वायरस चलता आ रहा है, और इस तरह के कई वायरस है जिनके नाम हमें नहीं पता, आवाम को ज़्यादातर नहीं पता। तकरीबन 200 से ज़्यादा वायरस है जो इंसान प्रोनाउंस करने में भी बहुत बड़ा मसला आ रहा है। जी बिल्कुल, इसको ह्यूमन मेटा नीमो वायरस कहते हैं, और नीमो वायरस इसलिए कहते हैं निमोनिया जैसे अलामात कॉज करता है, तो इसलिए इसको निमोनिया के वजह से नीमो वायरस कहते हैं। तो ये विंटर में इसके केसेस बढ़ जाते हैं, और चाइना क्योंकि वो एक वहाँ पे हेल्थ सिस्टम बड़ा बेहतर है, और वो हर चीज़ को फॉलो करते हैं, एक एक टेस्ट चेक करते हैं, तो जिस वजह से इसके केसेस जो है हमें वहाँ से रिपोर्ट होते हैं। अगर हम कहीं और मुल्क में इसके इस तरह की टेस्टिंग हो सकता है कि वहाँ पे भी इसके केसेस निकल आएँ। और जिस तरह क्योंकि अलर्ट जारी हुआ और मीडिया में इस तरह की खबरें आई, तो इंडिया में भी इसकी टेस्टिंग बेहतर हुई, और वहाँ पे भी ये केसेस नमूदार हुए। लेकिन ये कोई जानलेवा बीमारी कॉज नहीं करता, जिस तरह आपने खुद बताया कि इसके अलामात में नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, नाक का बहना और इस तरह के अलामात वाले जो बीमारियों कई सारे हैं, और विंटर में ये बढ़ जाती हैं। तो हमें एक तो खौफ में मुब्तला नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें बदएहतियाती भी नहीं करनी चाहिए, और हर बीमारी को बशमूल इस वायरस के हमें एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। टेस्टिंग के हवाले से बताइएगा डॉक्टर साहब, इसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है, और पाकिस्तान में ये इजीली अवेलेबल है? हाँ, टेस्टिंग इस समय बहुत सारे वायरस जैसे जिसका रूटीन टेस्ट लोग नहीं करते, टेस्टिंग अवेलेबल होती है, लेकिन क्योंकि ये खुद से सही होने वाली बीमारियां होती है, विद इन अ वीक टाइम जितने भी वायरल इन्फेक्शंस हैं वो यूजुअली सही हो जाते हैं। अदरवाइज के टेस्ट अवेलेबल हैं, और इस वक्त डाउ यूनिवर्सिटी की जो पब्लिक हेल्थ लैब है उसमें भी इसकी टेस्ट का इंतज़ाम किया गया है, लेकिन इसको हम डायग्नोस्टिक टेस्ट के तौर पे यूजुअली इस्तेमाल नहीं करते, सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि आउटब्रेक का पता चल जाए। क्योंकि ज़्यादातर इस तरह के अलामात वाले इन्फेक्शन हो सकते हैं कि और वायरस हो, फ्लू वायरस हो या और नमूनिया के वायरसेस उससे तो ये वायरस उस हद तक खतरनाक नहीं है जैसे हम देखते आए हैं कि जैसे कोविड के बारे में कहा जाता था कि वो आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करता रहा है। वायरस वो खतरनाक होते हैं जो पहली बार एक्सपोजर में आते हैं, जिस तरह कोविड था जो फर्स्ट टाइम आया, तो जो पहले से वायरसेस मौजूद होते हैं यूजुअली वो कम्युनिटी में इम्यूनिटी मौजूद होती है, तो वन वे द अदर ये बीमारी बहुत तेजी से ज़्यादा लोगों में फैलती भी नहीं है, और अगर फैलती है तो वो जानलेवा बीमारी कॉज नहीं करती।
लेकिन ये कहते हुए मैं ये बताता चलूं कि ये बच्चों में शदीद बीमारी कॉज कर सकते हैं, क्योंकि 5 साल से जो कम बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ये वायरस उनको एक्सपोजर होगा और उनको इन्फेक्शन होगा तो उसमें ये शिद्दत इख्तियार कर सकता है। इस तरह बूढ़े अफराद में जिनकी एज या उम्र 65 साल से ज्यादा हो, तो प्रिकॉशनरी मेजर्स हमें बता दें कि हमें करना क्या है इससे एहतियात से बचने के लिए, ताकि ये फैले ना। बाकी जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उसमें 3-4 अलामात जो एहतियाती तदाबीर हमें अपनानी चाहिए, जिसमें मास्क का इस्तेमाल है, जब भी खांसना हो छींकना हो तो अपने मुंह पे कोहनी को लेके आए या हाथ से कवर करें ताकि ये दूसरों में ना फैले। इस तरह अगर खुद बीमार हो तो मास्क इस्तेमाल करें। बहुत सारे जो क्राउडेड एरिया है वहाँ में जाने से इज्तिनाब करना चाहिए, और अगर बीमार हो तो डॉक्टर पे रुजू करने, ऑफिस और क्राउडेड जगह में ना जाया जाए, ताकि अगर खुद बीमार हो तो वो तो हफ्ते में सही हो जाएगा, लेकिन एक बंदा मजीद 10 लोगों को बीमार करता चला जाएगा तो बीमारी मुसलसल फैलती चली जाएगी और वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। तो इसलिए एहतियाती तदाबीर जिस तरह हमने कोविड में सीखा था, सेम अगर हम हिफाजती इक़दाम अपनाएं तो इस वायरस समेत बाकी जो इन्फेक्शन है उस पर हम आसानी से काबू पा सकते हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर सईद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। देख रहे हैं कि इस वायरस की बेसिकली इतनी इस पर बहस क्यों हो रही है, इस पर इतनी बात क्यों हो रही है। ये मलेशिया में भी इस वक्त तेज़ी से फैल रहा है, चाइना में भी ये वायरस मौजूद है, और इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी इतलात हैं कि इसकी केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आपसे कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।